पिताजी चले गए, घर में शांति थी, लेकिन अंदर से सब टूटा हुआ था। छठा दिन, जब अंतिम संस्कार के लोग चले गए, तब बचा सिर्फ एक सवाल, अब घर किसका है? जब किसी पिता की डेथ होती है बिना किसी विल के, यानी बिना किसी वसीयत के, तो उनकी प्रॉपर्टी का फैसला करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगर कोई वसीयत नहीं है तो उसे कहते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, बिना वसीयत की विरासत। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी स्वहासिल संपत्ति। इसे उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो व्यक्ति ने अपने पैसों से खरीदी हो, अपनी सैलरी, बिजनेस, पेंशन, किसी भी चीज से उसने खुद के पैसों से चीज संपत्ति बनाई हो, तो उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसमें लीगल हेयर्स यानी वारिस के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अगर वसीयत नहीं है तो। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि पैतृक संपत्ति सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को कहते हैं जो 4 पुश्तों से बिना बांटे चली आ रही हो। 4 पुश्त यानी परदादा, दादा, पिता और उनके बेटा। इन 4 पुश्तों में वो बिना बांटे संपत्ति का चली आ रही है, तो ऐसी संपत्ति को हम कहेंगे हमारी पैतृक संपत्ति है। इसमें को पार्टनर या सहस्वामी का हक होता है। यहाँ दोनों टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में जो बंटवारा होगा वो अलग तरीके से होता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होते हैं वारिस, जबकि एंसेस्ट्रल या पैतृक संपत्ति में होते हैं सहस्वामी। वारिस तब आते हैं सीन के अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाए, उसके बाद वो उनको मिलता है, तो वो होते हैं वारिस। लेकिन पैतृक संपत्ति में उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है शुरू से ही। आज के वीडियो का फोकस होने वाला है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर पिता बिना वसीयत के चले जाते हैं तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 1 हेयर्स को, यानी वर्ग 1 उत्तराधिकारी को। आइए अब क्लास 1 हेयर्स को समझते हैं, यानी वर्ग 1 उत्तराधिकारी को। पहले यहाँ बेसिकली ये समझ लीजिए जो क्लास 1 के हेयर्स होते हैं इनमें सारी प्रॉपर्टी बराबर हिस्से में बंटती है। जैसे अगर 5 लोग बचे हुए हैं क्लास 1 हेयर्स के और 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो इन पांचों में 2-2 रुपए बराबर बटेंगे। तो क्लास 1 हेयर्स में होते कौन है? पहले होती है पत्नी, मतलब जिनकी मृत्यु हुई, उनकी जो विधवा हुई बच्ची है जो उनकी पत्नी थी, वो होती है क्लास 1 हेयर्स में। उनका बेटा, उनकी बेटी, बेटा बेटी का हिस्सा भी बराबर होता है, मतलब एक हिस्सा बेटा का एक हिस्सा बेटी का, दोनों है तो अगर 2 बेटे हैं और 1 बेटी है तो फिर 3 हिस्से लगेंगे उस हिसाब से। और अगर उनकी माताजी जिंदा है, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है उनकी माताजी, और अगर बेटा बेटी के पहले डेथ हो गई हो तो बेटा बेटी के जो बच्चे हो वो या तो बेटा या बेटी की जो विधवा होंगी, जो बेटे की उनकी वाइफ रही होंगी, उनका हिस्सा ही बराबर लगेगा। आइए अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिस्टर रमेश डाइज इंटेस्टेट, तो मैंने आपको बताया इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के किसी की मृत्यु हो जाना। तो मिस्टर रमेश जी थे, उनकी मृत्यु हो गई, बिना उन्होंने वसीयत लिखा उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार में उनकी वाइफ सुमन है, बेटा राजीव है, बेटी मीना है, मदर शारदा देवी है। और उनकी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने सेल्फ एक्वायर की थी, मतलब उनकी खुद से जो उन्होंने संपत्ति बनाई थी वो 60 लाख रुपए की थी। तो जैसा कि मैंने बताया उनकी वाइफ थी, बेटा था, बेटी थी, उनकी माताजी थी, तो 4 लोग थे उनके क्लास 1 हेयर्स में और उनकी प्रॉपर्टी 60 लाख की थी। तो इन चारों को बराबर हिस्सा मिलेगा, हर एक को 15 लाख रुपए मिलेगा, हर एक को 1/4 हिस्सा मिलेगा। यहाँ बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, कानून कहता है सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल में समझिए मिस्टर रमेश के 4 क्लास 1 हेयर्स थे, 60 लाख की संपत्ति थी, तो चारों को 15-15 लाख रुपए मिले। पर मान लीजिए कि मिस्टर रमेश के 4 की जगह 5 हिस्सेदार होते, मतलब उनका एक बेटा राजीव था, मान लीजिए एक बेटा संजीव होता, ठीक है, उनके 2 बेटे होते, लेकिन संजीव की मृत्यु पहले हो गई होती, तो संजीव के या तो बच्चे होते या तो उनकी संजीव की पत्नी होती। तो जो संजीव का जो हिस्सा है वो संजीव के बच्चे या संजीव की जो विधवा होती उनको मिल जाता। तो इस प्रॉपर्टी के टोटल 5 हिस्से होते और सबको 12-12 लाख रुपए मिलते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा यहाँ पे। तो यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके 5 लीगल हेयर थे, 5वें जो लीगल हेयर थे संजीव, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो विधवा थी और उनके जो बच्चे थे दोनों में से किसी को हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए इनकी विधवा भी थी और बच्चे भी थे, और बच्चे 1 नहीं 2 थे, तो अब क्या होगा? जैसे 60 लाख की प्रॉपर्टी थी, पहले 5 हिस्से बनते, ठीक है। संजीव अगर जिंदा होते तो संजीव को 12 लाख रुपए मिलते हैं। तो अब ये जो 12 लाख संजीव को मिले हैं, उसी 12 लाख में से उनके क्लास 1 हेयर्स को जाएंगे, मतलब उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों को, मतलब उस 12 लाख का 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसे बंटवारा होगा, मतलब 12-12 लाख। बाकी संजीव के जो 12 लाख थे वो उनके क्लास 1 हेयर्स में 3 पार्ट में बट गए। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड है उन्होंने 2 शादियां की, उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी जिनसे उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। सेकंड वाइफ जो अभी जिंदा है उनसे उनको 1 लड़का है। तो इस केस में मान लीजिए मिस्टर हरीश के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वो इंटेस्टेट डेथ हो जाती है उनकी। इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत के उनकी डेथ हो जाती है। तो आप कैसे हिस्से बटेंगे? मैंने आपको बताया कि उनके फर्स्ट वाइफ से 2 बच्चे थे, वाइफ की डेथ हो गई थी, तो सेकंड वाइफ से उन्होंने शादी की जिससे उनका 1 बच्चा, वाइफ भी जिंदा है। तो पहले वाइफ से 2 बच्चे, उनका हिस्सा बनेगा, सेकंड वाइफ का हिस्सा बनेगा और सेकंड बच्चे का हिस्सा बनेगा, मतलब 4 हिस्से बनेंगे, सबको 25 लाख ईच मिलेंगे।
यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पहली शादी से बच्चे भी उतने ही लीगल हैं जितने दूसरी शादी की पत्नी से। अगर दोनों शादियां लीगल हैं तो वारिस भी बराबर होंगे। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये हिस्सा मिलेगा कैसे है? कोई डॉक्यूमेंटेशन भी तो होना चाहिए। तो आइए वही जानते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डेथ के बाद प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए आपको चाहिए डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, पार्टीशन अग्रीमेंट, पार्टीशन, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विभाजन समझौता या विभाजन का मुकदमा। अब इस वीडियो में आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर आपके ये सब जानने से पहले बहुत सारे मिथ्स थे जो सोसाइटी आपको कहती थी। आइए कुछ उनको बस्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या सच्चाई से वो करीब थे या काफी दूर। बेटी का हक नहीं होता शादी के बाद, ऐसा समाज कहता है, पर ये बात गलत है। 2005 के बाद डॉटर और सन दोनों का हिस्सा बराबर होता है प्रॉपर्टी में, भले ही बेटी की शादी हुई हो या ना हुई हो। सेकेंडली, समाज कहता है सब कुछ पत्नी को मिलता है। रॉन्ग। पत्नी सिर्फ एक हिस्सेदार है। क्लास 1 हेयर्स में बहुत लोग होते हैं जिनके बारे में हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया है। समाज कहता है माँ का कोई हक नहीं होता। गलत। माँ भी एक क्लास 1 हेयर है तो उनका भी बराबर हिस्सा बनता है। समाज ये भी कहता है कि सिर्फ बड़ा बेटा लीगल हेयर है, मतलब सिर्फ बड़ा बेटा ही लीगल उत्तराधिकारी है। गलत। हमने जाना कि बेटा बड़ा हो या छोटा, बेटी बड़ी हो या छोटी, सब बराबर हिस्सेदार है। तो कानून यहाँ कहता क्या है पता है आपको? पिताजी ने पूरी जिंदगी सबके लिए घर बनाया, पर उनके जाने के बाद घर सिर्फ एक नाम पे नहीं हो सकता। कानून का कहना है जिन्होंने उनके साथ जिंदगी गुजारी उन सबका उस घर में हिस्सा है। तो आप समझ पाए होंगे लीगल हेयर्स का एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ आता है, जबकि को पार्टनर के एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट ऑफ देयर बर्थ आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब हमसे यहाँ गलती नहीं होगी, क्योंकि हम रिश्ते तो समझ लेते हैं लेकिन कानून नहीं समझते। फाइनली इस वीडियो में हमने क्या समझा? सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व हासिल प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होते हैं अमॉन्ग ऑल क्लास 1 हेयर्स। बेटी, बेटा, माँ, पत्नी सबका शेयर इक्वल होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास लीगल हेयर सर्टिफिकेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट मस्ट है। आपस का समझौता हो तो पार्टीशन डीड, झगड़ा हो तो कोर्ट में पार्टीशन सूट। विरासत को समझो वरना रिश्तों का विश्वास कभी वापस नहीं आता। अगले एपिसोड में हम समझेंगे जब माँ नहीं रहती है तो उनके घर का हिस्सा किस किस के पास जाता है। बच्चे, पति या उनके माँ बाप भी वारिस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जरूर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज इंप्रूव हुई है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।